हेलो एवरीवन, वेलकम। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे गवर्नमेंट डेफिसिट के दूसरे टाइप को। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया है बजटरी डेफिसिट और बजटरी डेफिसिट के पहले टाइप को, जो कि था रेवेन्यू डेफिसिट। हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस किया रेवेन्यू डेफिसिट के मीनिंग को, क्या मतलब है रेवेन्यू डेफिसिट का, उसके होने से या रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस क्या क्या पड़ते हैं इकोनॉमी पर, देश के लोगों पर, हमने वो डिस्कस किया। और हमने साथ में ये भी देखा कि रेवेन्यू डेफिसिट अगर गवर्नमेंट को फेस करना पड़ता है तो उसे कैसे गवर्नमेंट ठीक कर सकते हैं, व्हाट आर द मेजर्स टू रिड्यूस द रेवेन्यू डेफिसिट। इसी के साथ हमारा पहला डेफिसिट कंप्लीट हो गया था। आज सेकंड डेफिसिट को डिस्कस करेंगे, जो कि है फिस्कल डेफिसिट। बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट के मीनिंग पर, उसके इम्प्लीकेशंस पर, और उसको भी ठीक करने के अगर कुछ उपाय हो सकते हैं तो वो क्या क्या होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के टॉपिक को, जहां हम बात करेंगे फिस्कल डेफिसिट। अब देखो, रेवेन्यू डेफिसिट हम ज़रा याद करें क्या था रेवेन्यू डेफिसिट। तो वो डिफरेंस को बता रहा था, या रेवेन्यू डेफिसिट बतलाता है एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ओवर द रेवेन्यू रिसीट्स। क्या है? तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर रेवेन्यू रिसीट से ज़्यादा हो जाता हो तो उसे कहते थे हम रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक उसी तरह से जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट को हम कैसे कह सकते हैं, या कैसे फिस्कल डेफिसिट को डिफाइन किया जा सकता है। तो देखोगे, फिस्कल डेफिसिट refers to the excess of total expenditure, टोटल जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, और टोटल रिसीट्स जो टोटल पैसा गवर्नमेंट रिसीव करते हैं। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट कर रहे हैं एंड टोटल मनी जो गवर्नमेंट रिसीव करते हैं, और ये हम देखते हैं ड्यूरिंग ए फिस्कल ईयर। एक फिस्कल ईयर में गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी पैसे खर्च किए जाते हैं टोटल, और जितना भी पैसा अर्न किया जाता है, उन दोनों का जो भी डिफरेंस आता है उसी को हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानेंगे। फिस्कल डेफिसिट में हम टोटल एक्सपेंडिचर लेते हैं, टोटल रिसीट लेते हैं। एक छोटा सा यहाँ पे सबमिशन करना है, वो ये है कि टोटल एक्सपेंडिचर तो ले रहे हैं विच इंक्लूड्स ऑल काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर, जो गवर्नमेंट करने वाले होते हैं, ये सब आता है इसमें। एंड टोटल रिसीट्स में हम याद करेंगे कि गवर्नमेंट को पैसा जो रिसीव होता है उसके दो सोर्सेज हैं मेन। याद करें, बजट रिसीट्स के दो सोर्सेज हैं, एक था रेवेन्यू रिसीट्स और दूसरा था कैपिटल रिसीट्स। याद है? अब है कि ये दो टाइप के पैसे हैं जो गवर्नमेंट को रिसीव होते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स में भी दो सोर्सेज थे, आप याद करो, टैक्स रेवेन्यू था हमारा पहला, और दूसरा था नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो चलो ठीक है, ये सब इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाएगा। ये तमाम सोर्सेज जो हैं पैसे के, जहाँ से गवर्नमेंट को पैसा रिसीव होता है, ये सब रेवेन्यू रिसीट में आ जाएगा। और अगर हम बात करें कैपिटल रिसीट्स की, तो कैपिटल रिसीट्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट सोर्सेज थे, जैसे कि सबसे पहला बोरोविंग्स, उधार जो सरकार लेती है, बोरोविंग्स, ठीक है। दूसरा इसमें रिकवरी ऑफ लोन्स आता है, गवर्नमेंट जो अपने दिए हुए लोन को रिकवर कर लेती है। तीसरा इसमें हमने देखा था अदर रिसीट्स
विच इंक्लूड्स डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स, तो वो सब है, ठीक है। जब हम कैपिटल रिसीट्स की बात करते हैं तो ये भी आएगा, लेकिन इसमें जो ये बोरोविंग का टर्म है, उधार के रूप में, बोरोविंग के रूप में जो पैसा हमारी सरकार रिसीव करती है, उसको बस हम क्या करेंगे, टोटल रिसीट्स में से हटा देंगे, एक्सक्लूडिंग बोरोविंग। ज़रा सा ध्यान देंगे बस यहाँ पे, जब हम फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे होंगे तो फिस्कल डेफिसिट में हम देखेंगे एक वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के टोटल खर्चे कितने हैं एंड उनका टोटल रिसीट कितना है, और उस टोटल रिसीट्स में बोरोविंग को हटाने के बाद हम लेते हैं टोटल रिसीट, और फिर जाके हम देखते हैं कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। जो भी डिफरेंस आएगा वो फिस्कल डेफिसिट कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? फिस्कल डेफिसिट क्या हो गई? तो फिस्कल डेफिसिट रेफर्स टू द एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर over the total receipts of the government excluding borrowings, borrowings को exclude करके, excluding borrowings, जो भी डिफरेंस आता है ड्यूरिंग ए गिवन फिस्कल ईयर, एक वित्तीय वर्ष के दौरान, उसे ही हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। बस यही है, इसी को चलो यहाँ मीनिंग में हम लिख लें। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हो गया? तो फिस्कल डेफिसिट refers to the excess of total expenditure over the total receipts excluding borrowings during a given fiscal ईयर। ठीक, एक वित्तीय वर्ष के दौरान हम देखते हैं सरकार को टोटल पैसों की प्राप्ति कितनी हुई, जिसमें से बोरोविंग्स को हटा दिया जाता है, और फिर देखते हैं कि उसकी तुलना में टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। अगर टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेस है तो जितना भी एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर होगा ओवर द टोटल रिसीट्स, उसी को तो कहेंगे फिस्कल डेफिसिट। सो फिस्कल डेफिसिट को आप इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हो, जैसा कि हमने वहां पे लिखा हुआ है, फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल्स टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, और यहाँ पे हम टोटल रिसीट्स में से एक्सक्लूड कर देंगे बोरोविंग्स को, और ये हो गया हमारा फिस्कल डेफिसिट। नाउ फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग हमने पता कर लिया है, और इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में और ज़्यादा चीज़ें नहीं जाननी है। अब हमने क्या जानना है कि अगर फिस्कल डेफिसिट होता है, अगर गवर्नमेंट का वित्तीय घाटा आता है, तो इसके होने से या इसके आने से इकोनॉमी पर, देश पर, लोगों पर या सरकार पर किस तरह के असर, प्रभाव देखने को मिलते हैं, यानी कि बात करेंगे इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट,
क्या क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं फिस्कल डेफिसिट के, हम अब वो डिस्कस करेंगे, जैसे हमने रेवेन्यू डेफिसिट में डिस्कस किया था। तो अब बात करते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट, कि फिस्कल डेफिसिट के आने से क्या प्रभाव पड़ेगा इकोनॉमी पर और गवर्नमेंट पर। तो देखो, घाटा आ रहा है, फिस्कल डेफिसिट एक तरह का घाटा है। ये आ रहा है मतलब नुकसान हो रहा है भाई, नुकसान भी नहीं हो रहा है, ये आपके पास पैसे नहीं है और आपको खर्च करना है, ये वैसी स्थिति है। तो यहाँ पे क्या है कि फिस्कल डेफिसिट को जब भी इकोनॉमी में फेस किया जाता है तो उससे सबसे पहला और सबसे बुरा जो इम्पैक्ट पड़ता है वो ये पड़ता है कि इकोनॉमी में डेब्ट ट्रैप क्रिएट हो जाता है। कर्ज का जाल बन जाता है, ठीक है। डेब्ट ट्रैप की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है अगर देश में फिस्कल डेफिसिट आता है तो। अब कैसे डेब्ट ट्रैप आता है तो जरा समझेंगे हम लोग। फिस्कल डेफिसिट हमने देखा कि ये टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीट का डिफरेंस है, जहां पे टोटल रिसीट में बोरोविंग हटा हुआ है। मान लीजिए कि हम बात करते हैं 2019 से 20 का, ठीक है। यहाँ पे मैं आर्बिट्ररी वैल्यूज ले रही हूँ, अपने मन से ले रही हूँ। तो टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो देखा गया कि इस वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार के टोटल खर्चे जो हैं वो हुए हैं 900 CR का, 900 करोड़ का। और गवर्नमेंट ने देखा कि पैसे कितने रिसीव हुए भाई, तो टोटल जो पैसा, टोटल रिसीट जो गवर्नमेंट ने रिसीव किया, प्राप्त किया है इस वित्तीय वर्ष के दौरान, वो पैसों की संख्या या मात्रा जो है वो है ओनली 500 CR की। नाउ द डिफरेंस ऑफ 400 CR दैट इज करोड़ इज आर फिस्कल डेफिसिट। अब देखो, फिस्कल डेफिसिट आया 400 करोड़ का, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से इतना एक्स्ट्रा है, ज़्यादा है, तो खर्चा तो करना पड़ेगा। टोटल एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट को हर तरह के खर्चे करने पड़ते हैं, और अगर टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ओवर हो जाता है तो उस स्थिति में ये इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ेगा, और अपने खर्च की ज़रूरत को सरकार कैसे पूरा करेगी भाई? पैसे तो है नहीं, खर्चा करना है 900 करोड़ और है तो सिर्फ 500 करोड़। तो ये दिखलाता है कि अब 400 करोड़ रुपए जो है ये गवर्नमेंट को बोरो करने पड़ेंगे। ध्यान दोगे कि फिस्कल डेफिसिट जितना भी आएगा वो इंडिकेट करेगा सरकार के द्वारा बोरोविंग रिक्वायरमेंट्स को, कि गवर्नमेंट को कितने पैसे उधार लेने की ज़रूरत है, उसे दिखाता है फिस्कल डेफिसिट। ठीक, फिस्कल डेफिसिट इसी को इंडिकेट करता है कि कितना गवर्नमेंट को और उधार लेना है या लेने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना भी आएगा फिस्कल डेफिसिट, पैसे तो है नहीं उतने पैसे बोरो करने पड़ेंगे, और वो बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट को दिखाता है। अब यहाँ पे आप बात समझेंगे, फिस्कल डेफिसिट आया मतलब गवर्नमेंट की बोरोविंग रिक्वायरमेंट्स को ये बतला रहा है, जितना ज़्यादा फिस्कल डेफिसिट उतना ज़्यादा बोरोविंग, उतना ज़्यादा उधार। अब बोरोविंग जब करेगी गवर्नमेंट तो पैसा उधार लेने से होता क्या है कि सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना नहीं पड़ता है, बल्कि जो पैसा लिया है उतना तो लौटाना पड़ेगा। अब उसके साथ साथ इंटरेस्ट को पे करने की लाइबिलिटी भी बढ़ जाती है, मतलब इंटरेस्ट भी चुकाना पड़ेगा प्रिंसिपल अमाउंट के साथ। तो इंटरेस्ट पेमेंट की लाइबिलिटी जो है वो भी गवर्नमेंट पे क्या होती है, बढ़ती है। कब? जब गवर्नमेंट बोरो करते हैं। तो बोरोविंग से क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट तो बढ़ना पड़ा ही पड़ा, साथ ही साथ इंटरेस्ट को भी अब चुकाना पड़ेगा।
और ये इंटरेस्ट पेमेंट जो है, ज़रा ध्यान दो, इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर याद करेंगे आप लोग, वो सारे एक्सपेंडिचर को कहेंगे विच नाइदर क्रिएट एन एसेट नॉर रिड्यूस लाइबिलिटी। इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इससे कोई एसेट नहीं बन रहा और ना ही इन पैसों से गवर्नमेंट की कोई पुरानी लाइबिलिटी, कोई पुराना बोझ, किसी भी तरह की कोई उधारी जो सरकार ने ले रखी हो वो कम होती है। तो जब इंटरेस्ट पेमेंट का बोझ बढ़ता है तो इससे क्या होता है, गवर्नमेंट के ऊपर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो बढ़ता है। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर एक्सेस है, ध्यान दोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अगर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से, तब तो हमने हमारे लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि तब फिर क्या हो जाता है, तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा है रेवेन्यू रिसीट से तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है भाई। रेवेन्यू के तौर पे घाटा आता है जो कि सरकार की अयोग्यता को दर्शाता है, देश में कई तरह की समस्याएं उत्पन्न करता है। तो आप अगर गौर करें तो फिस्कल डेफिसिट के आने से रेवेन्यू डेफिसिट आता है, और रेवेन्यू डेफिसिट आया, फिर रेवेन्यू डेफिसिट को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने बोरोविंग किया तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ गया, और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ा टोटल रेवेन्यू से, तो फिर से फिस्कल डेफिसिट आ गया। तो आप देख रहे हो कि इकोनॉमी एक कर्ज के विशियस सर्कल में फंस रही है। इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ डेब्ट ट्रैप, या आप कह सकते हैं इट्स अ विशियस सर्कल ऑफ डेब्ट। कर्ज का एक बुरा दुष्चक्र है जिसमें अर्थव्यवस्था फंसती चली जाती है। क्यों हुआ ऐसा? आखिर रेवेन्यू डेफिसिट क्यों आया? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आया था। और फिस्कल डेफिसिट क्यों आया? क्योंकि रेवेन्यू डेफिसिट बढ़ गया था भाई। और ये दोनों एक दूसरे को मिलकर के बढ़ाते जाते हैं, और जो इकोनॉमी होती है वो इस जाल में, इस सर्कल में फंसती चली जाती है। और फिर यही सर्कल हम डेब्ट ट्रैप के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो फिस्कल डेफिसिट का एक वर्स्ट इम्प्लीकेशन, बुरा प्रभाव, पहला पॉइंट यही है कि इकोनॉमी में डेब्ट ट्रैप की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और कैसे ये सिचुएशन अराइज हो जाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया स्टेप बाय स्टेप। फिस्कल डेफिसिट आएगा, सरकार को उधार लेना पड़ेगा। अगर गवर्नमेंट ने बोरो किया तो उससे क्या होता है, बोरोविंग करने से प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही पड़ता है, साथ ही साथ जो इंटरेस्ट पेमेंट लाइबिलिटी होती है वो भी बढ़ती चली जाती है। और इंटरेस्ट को पे करने की लाइबिलिटी के बढ़ने के साथ साथ गवर्नमेंट का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ता है, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जब बढ़ता है तो रेवेन्यू डेफिसिट आ जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट आने से टोटल एक्सपेंडिचर फिर से बढ़ता है और रेवेन्यू फिस्कल डेफिसिट आता है। और इस तरह से फिस्कल डेफिसिट से आता है रेवेन्यू डेफिसिट, और रेवेन्यू डेफिसिट से अराइज होता है फिस्कल डेफिसिट, और इकोनॉमी इस ट्रैप में फंसती चली जाती है अगर सरकार को घाटे की स्थिति लंबे समय तक परसिस्टेंट रहती है, कंटिन्यू करती है। देन अच्छा, नेक्स्ट इम्प्लीकेशन और क्या पड़ता है भाई? एक तो कर्ज का जाल में अर्थव्यवस्था फंसेगी, दूसरा जो बुरा इम्प्लीकेशन है दैट विल बी इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। कैसे इन्फ्लेशन की समस्या उत्पन्न होती है? तो इन्फ्लेशन का मतलब होता है, पहले आप यही समझ लो, इन्फ्लेशन का मतलब हुआ जहां पर क्वांटिटी ऑफ मनी, पैसों की मात्रा अधिक हो और इसके रिस्पॉन्ड में क्वालिटी ना बोल करके सिंपल करो, वैल्यू ऑफ मनी, क्वांटिटी के बढ़ने से जो वैल्यू ऑफ मनी होता है वो घटता है। तो जब क्वांटिटी ऑफ मनी बढ़ जाए तब वैल्यू ऑफ मनी घटता है, और इसी स्थिति को हम इकोनॉमिक्स में इन्फ्लेशन के नाम से जानते हैं।
मतलब है कि महंगाई की दर बहुत बढ़ गई, कीमतें जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अधिक हो जाती हैं, तो आपको वही वस्तु जो पहले कम कीमत में मिलती थी, अब उसी को परचेज करने के लिए आपको ज़्यादा प्राइस पे करने पड़ते हैं। इसी का मतलब है कि क्वांटिटी ऑफ मनी का बढ़ जाना और वैल्यू ऑफ मनी का घट जाना। अब हम बात कर रहे हैं इन्फ्लेशन के बारे में, जो कि अराइज हो रहा है ड्यू टू फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि हमने देखा टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसीट से ज़्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस गवर्नमेंट ने निकाला। तो गवर्नमेंट ने देखा कि टोटल एक्सपेंडिचर है 800 करोड़ का और टोटल रिसीट जो है वो देख रही है सरकार की, वो सिर्फ 500 करोड़ का है। अब यहाँ पे जो डिफरेंस आया है 300 करोड़ का, ये आ गया है फिस्कल डेफिसिट। हम डेब्ट ट्रैप वाले पॉइंट में देखा कि जितना भी फिस्कल डेफिसिट आ रहा है, मतलब ये इंडिकेट कर रहा है कि इतने पैसे सरकार को क्या करने पड़ेंगे, बोरो करने पड़ेंगे। बोरोइंग रिक्वायरमेंट को ये दिखाता है, इतने पैसे उधार लेने पड़ेंगे। अब सरकार पैसे बोरो कर सकती है और सबसे पहले गवर्नमेंट बोरोइंग के लिए अपने ही इकोनॉमी के सेंट्रल बैंकिंग के पास जाती है। देश की जो केंद्रीय बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है, इंडिया का सेंट्रल बैंक जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ने आरबीआई से बोला कि भाई हमें 300 करोड़ रुपए चाहिए, आप हमें उधार दे दें। आरबीआई के पास पैसे नहीं थे, तो आरबीआई के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है, तो वो न्यू करेंसीज को प्रिंट कर सकती है। ये पावर है आरबीआई के पास। तो जब न्यू करेंसीज की प्रिंटिंग आरबीआई कर सकती है और आपकी सरकार को चाहिए, तो क्योंकि ये गवर्नमेंट्स बैंक भी है, तो आरबीआई ने क्या करा कि 300 करोड़ रुपए की न्यू करेंसी इन्होंने प्रिंट कर दी, छाप दिया नए नोटों को। अब जब नए नोट छप गए, तो ये नए नोट सरकार को खर्च करने थे ना, एक्सपेंडिचर है, खर्चा तो करना है। तो 300 करोड़ कम पड़ रहे थे, तो आरबीआई से छपवाया और 300 करोड़ रुपए खर्च कर दिया। जब ये पैसे सरकार ने खर्च किए, तो इससे इकोनॉमी में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ जाती है, और सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ जाने से वस्तु और सेवाओं की कीमतें अधिक हो जाएंगी, लोगों के हाथ में पैसा ज़्यादा आ जाएगा। सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया। अब अर्थव्यवस्था में पहले सिर्फ 800 करोड़ थे, 500 करोड़ थे, अब अर्थव्यवस्था में 800 करोड़ हो चुके हैं, जो कि सर्कुलेशन में चल रहे हैं। अब सर्कुलेशन में अगर सप्लाई ऑफ मनी बढ़ता है तो प्राइसेस कैसे बढ़ जाते हैं ये समझोगे। सप्लाई ऑफ मनी के बढ़ने से क्या होता है कि वो पैसा लोगों तक पहुंचता है, आप तक और मुझ तक आता है। जब हमारे पास ज़्यादा पैसे आएंगे तो हम ज़्यादा परचेज करेंगे, हमारे परचेज करने की, खरीदने की जो शक्ति है वस्तु और सेवाओं को, वो बढ़ जाएगी। और जब हमारी शक्ति बढ़ चुकी है, परचेजिंग कैपेसिटी हमारी इंक्रीज हो चुकी है, तो हम परचेज करेंगे। और जब हम परचेज करेंगे मतलब हम डिमांड करेंगे, और जब डिमांड ज़्यादा हो जाएगा सप्लाई से, मतलब हमारे पास इतने पैसे आ गए, धीरे धीरे हमने डिमांड इतना बढ़ा दिया कि वो सप्लाई से भी ज़्यादा हो गया। अब सप्लाई से ज़्यादा अगर डिमांड है तो माइक्रो में हमने पढ़ रखा है कि प्राइसेस फिर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, और इतने हाई प्राइसेस के होने के कारण इकोनॉमी में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। और ये इन्फ्लेशन क्यों आया? क्योंकि फिस्कल डेफिसिट आया था। फिस्कल डेफिसिट आया, पैसे कम पड़ रहे थे, गवर्नमेंट को बोरो कर लिया आरबीआई से, न्यू करेंसीज प्रिंट हो गई, सप्लाई ऑफ मनी बढ़ गया, जिससे प्राइसेस हाई हो गए और इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ गया। और ये अपने आप में एक वर्स्ट सिचुएशन है, एक बुरा इम्प्लीकेशन है, जो कि अर्थव्यवस्था के विकास के पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी सही नहीं है। और ये क्यों हुआ? तो ये फिस्कल डेफिसिट के कारण होता है। तो इस तरह से फिस्कल डेफिसिट के आने से देश जो है वो सिर्फ कर्ज के जाल में ही नहीं फंसती, बल्कि महंगाई बढ़ती चली जाती है, इन्फ्लेशन की समस्या, देश में इन्फ्लेशनरी प्रेशर क्रिएट हो जाता है,
क्योंकि सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आरबीआई से ही बोरो करे तभी ऐसा होगा। सरकार उधार कहीं से भी लेगी तो उस पैसे को वो खर्च इकोनॉमी में ही करेगी, और खर्चा देश में होगा तो फिर उस स्थिति में देश में जो सप्लाई ऑफ मनी है वो बढ़ेगा। ठीक है, ये तो रहा हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट जो है, अगला इम्प्लीकेशन जो है फिस्कल डेफिसिट का, वो यही है कि अगर फिस्कल डेफिसिट आता है तो ये कहीं ना कहीं आपके देश में सरकार के फॉरेन डिपेंडेंस को भी बढ़ाता है। देखो ये सिंपल सा पॉइंट है, अगर फिस्कल डेफिसिट आया विच मीन्स कि इतने पैसे सरकार को उधार लेने हैं। अब पैसे उधार लेने हैं तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, या तो अपने देश में आरबीआई को बोले कि भाई नए नोट छाप दो। देखा अभी हमने कि आरबीआई नए नोट छापेगी तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। तो चलो इसको अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि हम दूसरे देश की सरकारों से पैसा उधार ले लेते हैं। जब सरकार ने ये किया तो इससे क्या हुआ कि जिस कंट्री से गवर्नमेंट ने बोरो किया है, गवर्नमेंट कहीं ना कहीं उस कंट्री के कंट्रोल में आ जाती है। हमारा देश कर्जे में है दूसरे देश के। इस स्थिति में होता क्या है कि आपके देश की सरकार और आपका जो देश है वो विदेशों पर निर्भर हो जाता है, क्योंकि जब तक आप उनका पे नहीं कर दोगे, बोरोइंग को आप जब तक रीपे नहीं कर देंगे, तब तक आपको दूसरे कंट्री की जितनी भी बातें हैं, ये जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वो पूरी करनी पड़ेगी। और इस तरह से फिस्कल डेफिसिट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लिए जा रहे बोरोविंग्स को भी इंडिकेट करता है, जो कि इंक्रीज कर देता है विदेशों पर हमारी निर्भरता को। और किसी भी देश के विकास या डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात बिल्कुल गलत है कि वो किसी दूसरे देश के अधीन हो या उसके कंट्रोल में हो। तो ये एक और बुरा इम्प्लीकेशन है जो कि फिस्कल डेफिसिट के कारण इकोनॉमी में देखने को मिलता है। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट इम्प्लीकेशन क्या पड़ सकता है भाई? तो नेक्स्ट इम्प्लीकेशन है हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। अगर देश में सरकार के द्वारा फिस्कल डेफिसिट का सामना किया जाता है, तो फिस्कल डेफिसिट में हमने शुरुआत से लेकर अब तक एक ही बात डिस्कस करी है कि फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोविंग्स रिक्वायरमेंट को ये बतलाएगा कि सरकार को भैया पैसे उधार लेने हैं और उनको उधार लेने होंगे इतने पैसे, क्योंकि उनके पास पैसों की कमी है। तो फिस्कल डेफिसिट मतलब क्या हुआ? बोरोविंग रिक्वायरमेंट का इंडिकेशन। अब हमने देखा कि अगर गवर्नमेंट बोरो करती है तो बोरोविंग से क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ भविष्य फ्यूचर में अगर बोरोविंग किया जाता है तो इस बोरोविंग से क्या होता है? उधार लिया, प्रिंसिपल अमाउंट चुकाना पड़ेगा। प्रिंसिपल अमाउंट ही अब नहीं चुकाना पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। और ज़रूरी नहीं है कि जिस जनरेशन ने उधार लिया है उसी जनरेशन के द्वारा उस उधार को रीपे कर दिया जाए। तो धीरे धीरे क्या होता है कि इंटरेस्ट को पे करने की जो लाइबिलिटी है वो फ्यूचर जनरेशन पर पड़नी शुरू हो जाती है। भविष्य में जो आने वाले जनरेशन होते हैं उसके ऊपर ये बढ़ने लगता है। अब फ्यूचर जनरेशन ऑलरेडी कर्जे में डूबी है कि उसे पहले कमाना है और अब कमा करके पहले बोरोविंग्स को ख़त्म करना है। तो इस स्थिति में वो अपना खुद का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाते हैं और इससे देश का जो ओवरऑल ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है वो अफेक्टेड होता है। तो बोरोविंग्स इंक्रीज कर देता है फिनेंशियल बर्डन को ऑन द फ्यूचर जनरेशन, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर जनरेशन को ही अफेक्ट नहीं करता बल्कि ओवरऑल देश में उसके विकास, उसके वृद्धि की दर को प्रभावित करता है, वो भी एडवर्सली। और ये एक बुरा इम्प्लीकेशन होता है जो कि फिस्कल डेफिसिट के कारण इकोनॉमी में देखने को मिलता है। तो ये हैं कुछ इम्प्लीकेशंस जो फिस्कल डेफिसिट की वजह से
अर्थव्यवस्था में देखने को मिलते हैं। इसी के साथ हमारा इम्प्लीकेशन का जो टॉपिक है वो फिनिश होता है। और अब हम लोग बात करेंगे कि फिस्कल डेफिसिट के को फाइनेंस करने के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। यहाँ पर मैं सोर्सेस क्यों लिख रही हूँ तो वो ध्यान देंगे। सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस करने के सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं। देखो, फिस्कल डेफिसिट का मतलब ही हुआ कि ये है, फिस्कल डेफिसिट आया विच मीन्स कि गवर्नमेंट को कितना पैसा बोरो करना है, उधार लेना है, ये उसको बतला रहा है। इस स्थिति में बोरोविंग्स के कितने सोर्सेज हो सकते हैं हम उसको यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि अगर घाटा आ ही चुका है तो अब तो कोई उपाय नहीं है, अब उसको हमें उधार ही लेकर के, हमें एज एन सरकार को उधार ही लेकर के पूरा करना पड़ेगा। तो सरकार के पास कितने स्रोत हो सकते हैं फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के, उसकी बात करें तो सबसे पहला तरीका हो सकता है सरकार बोरो करे, जो हम शुरुआत से कहते ही जा रहे हैं कि सरकार बोरोविंग्स कर सकती है। और ये जो बोरोविंग्स है, ये जो उधार है, ये सरकार दो तरह से ले सकती है। उनके पास दो सोर्सेज होते हैं। गवर्नमेंट के बोरोविंग के दो सोर्सेज हो गए, एक इंटरनल सोर्स और एक हो गया आपका एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्सेज की जहां हम बात कर रहे हैं, विच मीन्स हम बात कर रहे हैं देश में जो पब्लिक है, देश में आरबीआई है, इन सब के द्वारा अगर सरकार पैसे उधार लेती है तो ये इंटरनल सोर्स कहलाता है, जो कि बोरोविंग्स का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम एक्सटर्नल सोर्सेज की बात करते हैं तो इसमें गवर्नमेंट रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से उधार ले सकते हैं, दूसरे देशों की सरकारों से, साथ ही साथ जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, डब्ल्यूटीओ है, डब्ल्यूएचओ है, तो इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या दूसरे देश की सरकार है, अगर देश की सरकार वहाँ से पैसे ले तो वो एक्सटर्नल सोर्सेस कहलाते हैं ऑफ बोरोविंग्स के। तो फिस्कल डेफिसिट आया तो उसको फाइनेंस करने का सोर्स हो सकता है उधार ले लिया जाए, ईदर फ्रॉम द इंटरनल सोर्सेज और द एक्सटर्नल सोर्सेज, पहला तरीका। दूसरा उपाय होता है जो कि सरकार कर सकती है, दैट इज डेफिसिट फाइनेंसिंग। अगर बोरोविंग नहीं करना है तो फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब हुआ कि प्रिंटिंग ऑफ न्यू करेंसीज, नए नोटों की छपाई की प्रक्रिया को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। और ये नए नोटों की छपाई किसके द्वारा होता है, तो ये देश के सेंट्रल बैंकिंग के द्वारा किया जाता है, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको शॉर्ट में हम क्या कहते हैं, आरबीआई। और अगर देश में सरकार को फिस्कल डेफिसिट का सामना करना पड़ा तो उस स्थिति में सरकार या तो उधार ले, अगर उधार नहीं ले सकती है या लेना नहीं चाहती है तो डेफिसिट फाइनेंसिंग करा सकती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ मेथड या इट्स अ प्रोसेस जिसमें आरबीआई गवर्नमेंट के एडिशनल एक्सेस एक्सपेंडिचर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए नए नोटों को प्रिंट कर देती है। और जब न्यू करेंसीज की प्रिंटिंग होती है तो उससे गवर्नमेंट क्या करते हैं, अपनी एक्सेस एक्सपेंडिचर की ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं। और इसी प्रक्रिया को, नए नोटों की छपाई वाली प्रक्रिया को हम डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से जानते हैं। और इसी के साथ ये जो दो उपाय थे फिस्कल डेफिसिट को ठीक करने के या उसके सोर्सेज में कि किस तरह से फिस्कल डेफिसिट को फाइनेंस किया जा सकता है, वो यहाँ पे फिनिश होता है। सो फिस्कल डेफिसिट का जो टॉपिक है हमारा वो यहाँ पे हमने आज ख़त्म कर लिया है। हमने देखा फिस्कल डेफिसिट का मीनिंग क्या है,
उसका इक्वेशन के फॉर्म में, मतलब उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या पढ़ सकते हैं, और अगर फिस्कल डेफिसिट आता है तो ठीक कैसे कर सकते हैं। बोरोविंग ले सकते हैं या डेफिसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं। इन दोनों टर्म्स का मतलब हम लोगों को पता लग गया। बोरोविंग्स मतलब हो गया फंड्स को बढ़ाना, सरकार अपनी फंड्स को बढ़ाती है अपने एक्सेस एक्सपेंडिचर की ज़रूरत को पूरा करने के लिए फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, इंटरनल और एक्सटर्नल। डेफिसिट फाइनेंसिंग इज अ प्रोसेस इन विच न्यू करेंसीज वर प्रिंटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि देश की केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक कहलाती है। यहाँ पे फिस्कल डेफिसिट हमने फिनिश कर लिया है। अब बच जाता है लास्ट एक डेफिसिट जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। नेक्स्ट क्लास में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, उसके भी मीनिंग के साथ इम्प्लीकेशंस देख लेंगे और जानेंगे कि प्राइमरी डेफिसिट का मतलब क्या है, क्यों गवर्नमेंट उसको निकालती है, और ये सारी बातें हम हमारे अगले क्लास में करते हुए इस बजटरी डेफिसिट और गवर्नमेंट डेफिसिट के टॉपिक को ख़त्म कर लेंगे। थैंक यू।